हेलो स्टूडेंट्स, देखो कैपेसिटर्स से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात समझ गए? तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है? न्यूटन तो नहीं होता है, वोल्ट भी नहीं होता है, एम्पियर भी नहीं होता है, तो क्या होता है? फैराड होता है। तो फैराड को ऐसे भी यूज किया जा सकता है क्वेश्चन के रूप में, फैराड इज द यूनिट ऑफ, तब फिजिकल क्वांटिटीज दिया है ना, हुआ रहेगा। अगर ऐसे अगर यूज करता है क्वेश्चन कि फैराड इज द यूनिट ऑफ, तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में जो है ए में चार्ज दे दे, बी में पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, सी में कैपेसिटेंस दे दे, डी में नन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। क्लियर? अब देखो, फैराड पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं, 1 फैराड इज इक्वल टू। अब 1 फैराड इज इक्वल टू 1 फैराड के इक्वल होगा, तो देखो 10⁻³ मिली फैराड है। अब मिली का मतलब समझो, मिली का मतलब है 10⁻³ यानी 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻⁻3। तो यहाँ हम लिखते हैं 10⁻⁻3। तो यहाँ पर देखो, समझ लो 10⁻³ पहले से है, अब मिली को हटाकर हम लिख दिए 10⁻⁻3। यहाँ फैराड है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻0 होगा। अब फैराड क्योंकि 3, अब -3 को ऐड करोगे, जोड़ोगे यार, है ना, तो कितना हो जाएगा? 0। और 10 पर पावर 0 हुआ, इसका मतलब हो गया वैल्यू 1। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 फैराड के हो गया कि नहीं? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। और पहले वाले में भी, है ना, करेक्ट ऑप्शन में टिक कर देते हैं, यानी यहाँ पर जो सी होगा यह करेक्ट होगा। सी जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब मिली फैराड न देकर अगर माइक्रो फैराड देता है, नैनो फैराड देता है, पिको फैराड देता है, उसको भी समझ लो। अब यहाँ पर समझो, जैसे 1 फैराड लिखा, 1 फैराड यहाँ लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 10⁻6 यहाँ माइक्रो फैराड है, तो इसको करेक्ट आप समझिएगा। अब कहिए क्यों? अब बाकी जो ऑप्शंस होंगे रॉन्ग होंगे। अब कहिए क्यों? 10⁻6 है, अब माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻0 फैराड। अब 10⁻0 हुआ तो इसका वैल्यू हो गया 1, तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 फैराड हो गया कि नहीं? इसी प्रकार से नैनो फैराड पिको फैराड पर भी यूज होगा। अब जैसे मान लो 1 फैराड इज इक्वल टू, इसको अब मिटाते हैं, अब यहाँ पर है 10⁻9, यहाँ नैनो फैराड है, तो यह भी करेक्ट ऑप्शन हुआ। यानी अगर नैनो फैराड होगा तो जितने भी ऑप्शंस होंगे सब में नैनो फैराड होगा। पिको फैराड होगा तो सब में पिको फैराड होगा, मिली फैराड होगा तो सब में मिली फैराड होगा। समझ गए ना? माइक्रो फैराड होगा तो सब में माइक्रो फैराड। तो यहाँ पर हो गया 10⁻9 इंटू हो गया 10⁻−9 होता है नैनो का मतलब। फिर हो जाएगा जब पावर्स को ऐड करेंगे तो 10⁻0, और 10⁻0 का मतलब हो गया 1 फैराड। तो इस तरह से, है ना, क्वेश्चन आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब यहां पर है कि 1 फैराड इज इक्वल टू, तो 1 फैराड इज इक्वल टू, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, सी क्यू भी, यानी सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अब याद रखो, सी का मतलब हुआ कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, क्यू का मतलब हुआ चार्ज, भी का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखो इसका यूनिट हो गया फैराड, इसका यूनिट हो गया फैराड, और इसका हो गया कूलम, किसका? चार्ज का। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हो गया, यानी कूलम पर वोल्ट, यानी 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। अब उसमें देखो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम, है ना, बाई वोल्ट, तो बी जो ऑप्शन होगा करेक्ट हो गया, यानी 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, तो याद रखना रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ गए? अब आगे क्वेश्चन हम दिए भी हैं, याद रखना कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेडियस r है, तो इसका जो कैपेसिटी होगा और कैपेसिटेंस
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू आर होगा। बात समझ गए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। तो अब बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जो कैपेसिटी होगा वह कैपेसिटी जो होगा प्रोपोर्शनल टू आर होगा कि नहीं? रेडियस पर डिपेंडेंट होगा कि नहीं? अब कहोगे, अब इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि अर्थ को स्फीयर मान लिया जाए और अर्थ का रेडियस दे दे तुमको, तब कहे कि इसका कैपेसिटी बताओ। अब बात समझ गए? तो कैपेसिटी बताओ तो C इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? तो देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा कि नहीं? क्लियर? याद रखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर क्या है? 9 है। और रेडियस दिया हुआ रहेगा, मान लो ऐसे 6400 किलोमीटर, ऐसे जनरली हम यूज करते हैं 6400, है ना, किलोमीटर अर्थ का रेडियस। अगर क्वेश्चन में 6300 किलोमीटर दिया है तो उसी को यूज कीजिएगा। अब देखो 6400 किलोमीटर है तो इसको क्या करोगे? 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर लिख दो, है ना, यानी किलोमीटर को हटाओगे तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पहले से 10 टू द पावर क्या है? 2 है, गुना में 64 के, यानी 6400 है तो डबल जीरो है ना यार, वहां 3, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी 10 पर पावर हो जाएगा 5। तो मीटर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? इसका वैल्यू हम बता ही दिए हैं कि 1 बाई हो गया 9, इसको ले जाओगे ऊपर तो 10 टू दी पावर हो जाएगा -9, इंटू होगा 64, इंटू हो जाएगा 10 टू दी पावर 5। अब बात समझ गए? अब 64 में तुम 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ -9 है, तो 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। बात समझ गए? और यूनिट क्या होगा? फैराड लिख दीजिएगा। बात समझ गए? तो चलो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप सोल्व कर सकते हो। अब उसके बाद देखो कैपेसिटेंस इज, तो कैपेसिटेंस इज अभी ना बतलाए सी क्यू भी, तो ये जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अब देखो 6 नंबर क्या कहता है? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम और एयर, तो ये एप्सिलॉन नॉट बाई होगा D। ये आपका पढ़ा हुआ है कि वैक्यूम, है ना, और एयर हो प्लेटों के बीच, ठीक, तो उसके लिए कैपेसिटेंस जो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इस पर जो है और सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे देखो अब डिस्टेंस है, नीचे डिस्टेंस है प्लेटों के बीच, जैसे यहाँ पर सपोज करो इसको मिटाते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखो यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस कितना है डी। अगर डिस्टेंस को हाफ कर दे तो डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक, अब बाई डी बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, है ना, तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैपेसिटेंस, है ना, किस तरह से चेंज होगा? तो देखो अब 2 चला जाएगा ऊपर, 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी पहले वाला कैपेसिटेंस है, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब है कि ऐसा करने से, है ना, उसका कैपेसिटी जो है और कैपेसिटेंस ट्वाइस हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोगुना होने का मतलब बढ़ गया। बात समझ गए? अब सुनो, अगर प्लेट का एरिया, है ना, हाफ कर दो, देखो प्लेट का एरिया हाफ कर दो तो क्या होगा? a बाई 2 हो गया, और d को ज्यों का त्यों रहने दो, एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो गया? तो a एप्सिलॉन नॉट बाई d, यानी जो कैपेसिटी ओरिजिनल था वो अब हाफ हो गया, 2 से डिवाइड हो गया कि नहीं? अगर ऐसा पूछ दे कि प्लेट एरिया को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया, तब क्या होगा? तब देखो तब क्या होगा कि भाई C इज इक्वल टू ए बाई हो जाएगा 2, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ d बाई हो गया 2, यानी प्लेट एरिया हाफ, डिस्टेंस भी हाफ, 2 कैंसिल हो गया, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई हो गया d, यानी कैपेसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ गए? कैपेसिटेंस विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर ऐसा होगा तब, तो जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे आप आंसर दीजिएगा। एक चीज और बतलाते हैं, जैसे देखो कैपेसिटी डिपेंड करता है प्लेट एरिया पर, प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर भी डिपेंड करता है, और साथ साथ प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। बात समझ गए? अब देखो जब प्लेट एरिया पर डिपेंड करता है, इससे स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि कैपेसिटर का शेप और साइज,
बात समझ गए ना, कैपेसिटर का शेप और साइज पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। क्योंकि एरिया पर डिपेंड होने का मतलब है शेप पर भी डिपेंड करना, साइज पर भी डिपेंड करना। क्लियर हो गया? तो अब कह सकते हो कि कैपेसिटी और कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, बात समझ गए, शेप एंड साइज, बात समझ गए, ऑफ ए कैपेसिटर। क्लियर हो गया? और साथ साथ प्लेट एरिया पर तो डिपेंड करता ही है यार, अब प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता ही है, अब प्लेटों के बीच के डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर तो डिपेंड करता ही है। वो हम शेप एंड साइज एक्स्ट्रा बतला दिए, क्यों? क्योंकि प्लेट एरिया का संबंध जो है, रिलेशन जो है, शेप और साइज से है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब कहता है टोटल चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। तो टोटल चार्ज क्या होगा, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, तो दोनों को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो गया जीरो। अब एक बात और समझो, सी क्यू भी तो याद है आपको भाई, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। पोटेंशियल डिफरेंस का मान घटता है, डिक्रीज करता है, तो कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब ऑन, है ना, ऑन डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटी। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम, है ना, इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेटों के बीच में यार, तो अब समझो कि कैपेसिटेंस जो होगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितना टाइम्स, तो के टाइम्स। अब के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप रखेंगे, प्लेस करेंगे, उसके लिए कांस्टेंट के यूज होता है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। बात समझ गए? अब डाइलेक्ट्रिक क्या है ना, शॉर्टकट में समझ लो, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। जो नॉन कंडक्टर है ना, नॉन कंडक्टर होते हैं, तो नॉन कंडक्टर को ही डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस कहते हैं। कुछ विशेष प्रॉपर्टी अगर नॉन कंडक्टर के पास है, तो वैसे नॉन कंडक्टर को हम डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस कहते हैं। तो अब स्पष्ट हो गया कि डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ही होता है, और उसके लिए जो कांस्टेंट होता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और उसको के से इंडिकेट करते हैं, तो के का वैल्यू भी डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सबस्टांसेस के लिए अलग अलग होता है। और याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है। ईयर के लिए याद रखिए 1, बट अदर जो भी डाइलेक्ट्रिक सबस्टांसेस हैं उनके लिए के का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो जब 1 से बड़ा होगा यार, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू 1 से बड़ा, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, तो जब भी 2 से मल्टीप्लाई होगा या 3 से होगा या 4 से होगा या 5 से होगा, तो ईयर वाला जो कैपेसिटेंस है ना, उसकी अपेक्षा तो अब कैपेसिटी और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, लेकिन होगा कितना, तो लिखा गया है यहाँ के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब के का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, इन सीरीज लिखा है, इन सीरीज विच इज द सेम। अगर हम डिफरेंट कैपेसिटर्स को, बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में अगर जोड़ते हैं, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है सेम होता है। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो जितने भी पार्टिकुलर कैपेसिटर होगा, है ना, तो पार्टिकुलर कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वह तो सेम नहीं होगा। बात समझ गए? क्योंकि डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स यूज किए जा रहे हों तब, ठीक। लेकिन कौन सी क्वांटिटी जो होगा सेम होगा, तो याद रखना, चार्ज जो होगा वह सेम होगा। क्या होगा? चार्ज जो होगा सेम होगा, यानी सीरीज में जो है सेम चार्ज फ्लो होगा सभी कैपेसिटर से। अब सपोज करो कि फर्स्ट में, यहाँ फर्स्ट में कैपेसिटर है, ठीक है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद फोर्थ है, और पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए भी है। तो अब सुनो, अब यहाँ फर्स्ट में जो कैपेसिटर होगा उसके फर्स्ट प्लेट पर जो है
प्लस क्यू चार्ज, यानी बैटरी से प्लस क्यू चार्ज सप्लाई हुआ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज सप्लाई हुआ, तो प्लस क्यू चार्ज अपियर होगा फर्स्ट प्लेट पर, फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पर, और उसका जो सेकेंड प्लेट है उस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अब इसी तरह से प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, बट मैग्नीट्यूड क्या हुआ, तो क्यू ही ना हुआ जी, तो क्यू का मतलब क्या हुआ, चार्ज, तो चार्ज तो सेम ही ना होगा, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सी जो है करेक्ट है। अब देखो इन पैरेलल फॉर्म, तो पैरेलल फॉर्म में क्या होगा, पैरेलल फॉर्म जैसे एक कैपेसिटर यहाँ ऐसे है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पैरेलल में, और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस भी सप्लाई हो रहा है, तो प्रत्येक कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह सेम होगा, याद रखना। तो इसके लिए होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो ए हो जाएगा इन पैरेलल फॉर्म। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो रेशियो ऑफ सीपी टू सीएस, सीपी का मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल फॉर्म, तो पैरेलल फॉर्म में याद रखना, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पैरेलल फॉर्म में सीपी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन, याद रखना। और सीरीज में हो तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन, याद रखिएगा। तो अगर n कैपेसिटर्स है, कितने कैपेसिटर्स, n कैपेसिटर्स, और n कैपेसिटर्स में भी आइडेंटिकल है, यानी प्रत्येक का कैपेसिटी सेम हो, तो उस केस में पहले हम निकालते हैं सीरीज में, तो 1/CS जो होगा तो 1/C प्लस 1/C प्लस सो ऑन, हम लिख सकते हैं n/C, क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो कैपेसिटेंस सेम होगा। तो अब इसको लिखो लास्ट में जो है n/C, तो CS इज इक्वल टू कितना हो गया C/n, और CP इज इक्वल टू, अगर पैरेलल में है तो हो जाएगा C प्लस सोन क्या हो जाएगा NC हो जाएगा, तो लास्ट वाला हो जाएगा NC। अब देखो यहाँ रेशियो पूछता है CP टू CS, यानी CP ऊपर CS नीचे, तो CP अब बाई हो जाएगा CS इज इक्वल टू कितना होगा NC, और डिवाइडेड बाई होगा C/n, तो CC कैंसिल हो जाएगा, n ऊपर जाएगा, तो n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इज टू 1 होगा, n स्क्वायर इज टू 1 होगा। अगर CS पहले हो CP बाद में हो तो 1 इज टू n स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज करेक्ट व्हेन टू स्फेरिकल कंडक्टर्स आर फर्स्ट केप्ट इन कांटेक्ट एंड देन रिमूव्ड। अब इसको अच्छी तरह समझो, हम शॉर्टकट में क्वेश्चन को लिखे हैं। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स है, उनके कैपेसिटेंस जो है C1 एंड C2 है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेज हैं, समझ गया, उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेज हैं, अब उनको हम कनेक्ट कर दे या दोनों को टच करा दे, कांटेक्ट में रखे, तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टिंग स्फीयर जो है उससे चार्ज का फ्लो जो होगा लोअर पोटेंशियल वाले स्फीयर पर होगा। कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों है ना का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, बात समझ गए। और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना बंद। अब हम रिमूव कर दिए, अब समझो, पहले समझो, जब पोटेंशियल सेम हो गया तो उस पोटेंशियल को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, और उसका ही फॉर्मूला कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखना कॉमन पोटेंशियल है ना, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस होगा C2 V2 और बाई होगा C1 प्लस C2। क्लियर हो गया। अब देखो कॉमन पोटेंशियल भी है, अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि कांटेक्ट में लाने के बाद फिर हटा दिया गया, तो अब उनके ऊपर जो चार्ज का अमाउंट होगा अब तो अलग अलग होगा, तो एक पर चार्ज हो गया Q1 और दूसरे पर चार्ज हो गया Q2, अब हटाने के बाद तो उनका रेशियो तो Q1 बाई Q2। अब देखते हैं तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं, यहाँ देखो C बराबर Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू C भी होगा, तो यहाँ हो गया C1, अब V तो सेम होगा, कॉमन पोटेंशियल है, और डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस C2, अब पोटेंशियल तो वही होगा V, क्योंकि कॉमन है भाई, तो V भी कैंसिल हो गया, तो Q1 बाई Q2 जो हो गया C1 बाई C2 के बराबर हो गया। तो देखो इसमें यहाँ पर हो गया Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, बी जो ऑप्शन है करेक्ट है। क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट जो है कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, तो स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटी होगा वह C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा, पहले भी डिस्कस किए हैं, बात समझ गए। अब एक चीज और समझो, जब टू कंडक्टर्स को दोनों चार्ज हैं, ठीक है, अगर हम कनेक्ट करते हैं यार, तो कनेक्टिंग जो वायर है वह
हॉट हो जाता है, यानी वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। बात समझ गए? इसका मतलब है कि जब टू चार्ज कंडक्टर्स को हम ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग वायर के द्वारा यार, तो क्या होता है? एनर्जी में लॉस होता है। जितना एनर्जी में लॉस होता है, वह लॉस ऑफ एनर्जी जो है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यह भी याद रखना। अब नेक्स्ट देखो कैपेसिटी, इसको तो बतला ही दिए। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट कहता है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस इज ग्रेटर देन, तो 1 से बड़ा होता है, अभी बतला है 1 से बड़ा होता है। और उसके बाद देखो 1D ग्राफ जनरेटर प्रोवाइड्स हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हाई वोल्टेज। यहां लिखा है देखो हाई करंट नहीं होगा, हाई वोल्टेज एंड करंट दोनों नहीं होगा, डी में नॉन है, तो हाई वोल्टेज यानी हाई पोटेंशियल डिफरेंस को यह जनरेटर प्रोवाइड करता है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, बात समझ गए ना, जिसका यूज जो हम रिसर्च में करते हैं। बात समझ गए? अब देखो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा, यानी डी ऑप्शन होगा। एनर्जी डेंसिटी समझ लो। अब जैसे एनर्जी जो होता है, एनर्जी यानी कैपेसिटर कहे या है ना कंडक्टर कहे, कैपेसिटर कहे या कंडक्टर कहे, तो एनर्जी याद रखना हाफ सीवी स्क्वायर, सबसे बढ़िया फॉर्मूला है हाफ सीवी स्क्वायर, याद रखना। देखो यहां बतला देते हैं, एनर्जी जो होगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसका फॉर्मूला याद रखना है ना। यहाँ हम सिस्टमेटिकली लिख दे रहे हैं, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब जानते हो C इज इक्वल टू Q/V होता है। अब अलग अलग फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो, तो हाफ CV स्क्वायर होता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर और वैक्यूम है ना के लिए C इज इक्वल टू क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब यहां पर पहले लिख लो यार 1/2, यहां होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई हो गया डी। अब V इज इक्वल टू होता है, जैसे देखो E इज इक्वल टू होता है V बाई डी, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी होगा, तो यहां हो जाएगा E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एगो डी डी कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा हाफ कितना होगा ए एप्सिलॉन नॉट, डी तो रहेगा ही, E स्क्वायर यहां होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो तो ये जो आया यहां पर U इज इक्वल टू 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट डी ई स्क्वायर, यानी U इज इक्वल टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू कैपिटल E स्क्वायर। यह जो फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। बात समझ गए? तो इसको समझ गए, लेकिन वहां क्वेश्चन में कह रहा है एनर्जी डेंसिटी, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो जब इसमें वॉल्यूम से डिवाइड करेगा तो स्मॉल यू लिख देंगे, यही एनर्जी डेंसिटी होगा। तो वॉल्यूम जो होगा है ना प्लेट एरिया इनटू प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, तो A इंटू डी से डिवाइड करोगे तो D भी कैंसिल हो जाएगा, A भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू होगा कैपिटल E स्क्वायर। इसी को कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब एक चीज और समझो, हमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, तो और भी फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो और भी फॉर्मूला हो सकता है, हाफ हो गया। अब C इज इक्वल टू होता है Q/V, तो यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर, तो V से V एक कैंसिल हो जाएगा, एक भी यहाँ बच जाएगा, तो हाफ होगा QV। ये भी तो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा और भी हो सकता है, U इज इक्वल टू, अगर V को हटाते हो तो C इज इक्वल टू Q/V। देखो यहाँ C इज इक्वल टू होगा Q/V, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? CV हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? Q इज इक्वल टू क्या होगा? CV। तो देखो यहां पर देखो हाफ CV स्क्वायर, तो हमने क्या किया C को हटा दिया अब V को हटाएंगे तो Q बराबर CV होगा, बट V बराबर क्या होगा? Q/C होगा। अब यहाँ पर V के जगह पर हम Q/C लिखेंगे तो हाफ हो गया, C हो गया। अब V के जगह पर Q/C, तो Q स्क्वायर अब बाई C स्क्वायर होगा, तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, है ना, क्या होगा? Q स्क्वायर अब बाई होगा C। तो यह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो एक अगर याद रहेगा कि हाफ CV स्क्वायर, तो उसका जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है आप खुद फाइंड आउट करके, है ना, और राइट ऑप्शन को चुन लोगे। कब? जब CQV फॉर्मूला याद रहेगा तब, यानी C इज इक्वल टू Q/V। अब चलो उसके बाद देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो ये हो गया आपका डी, कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो
तो कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर याद रखिएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई लॉग R2 बाई R1 है। अब एल का मतलब यहां समझो सिलेंडर यानी सिलिंड्रिकल जो कैपेसिटर है उसका लेंथ है यानी हाइट है, तो एल हाइट के लिए कैपेसिटेंस है, बात समझ गए ना, एल लेंथ के लिए कैपेसिटेंस है। और उसके बाद चलो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर, तो बी होगा यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय होगा R1 माइनस R2 होगा, R1 माइनस R2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्ट बाय मीटर होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट बाय मीटर होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट होता है वोल्ट बाय मीटर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट होता है वोल्ट बाय मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई एयर एट नॉर्मल प्रेशर जो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट है ना पर मीटर होता है, बात समझ गए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम शॉर्टकट में समझा देते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस आप समझ गए। अब डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन टॉलरेट कर सके, सहन कर सके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो कैपेसिटी ऑफ ए बिग ड्रॉप। अब कैपेसिटी ऑफ ए बिग ड्रॉप का मतलब समझो कि बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, स्मॉलर ड्रॉप्स हैं और वे सभी मिलकर बिग ड्रॉप बनाते हैं। अगर मान लो कि ईच स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटी दिया हुआ है, आप कहें कि बिग ड्रॉप का कैपेसिटी बतलाओ, तो उस केस में याद रखना C2 = n² C1 नहीं होगा, C2 = C1 × n नहीं होगा, C2 = n⁻⁴ C1 होगा। अब मान लो कि 8 स्मॉल ड्रॉप्स है, क्वेश्चन में पूछता है कि 8 स्मॉल ड्रॉप्स है, 8 है, तो n = 8 हो गया। तो अब C2 = n पर पावर कितना, यानी कितना हो जाएगा, n पर पावर 1/3 है, तो 2 को फैक्टराइज करो तो 2 पर पावर ना होगा यार, 1/3 हो गया कि नहीं, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 हो गया, बात समझ गए कि नहीं। इनटू C1 का मान लो 4 फैराड है, तो 4 से गुना कर दो। और इसका जो है देखो सॉरी यहाँ 2 का पावर 3 हो गया, इसका पावर 1/3 हुआ। फिर से समझो, इसको अगेन समझा दे रहे हैं। देखो n = अगर 8 दिया हुआ है तो फैक्टराइज करोगे तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। अब C2 = होगा C1, ठीक है, पहले हम n लिख देते, n पर पावर 3 इंटू C1। अब n के जगह पर 8 है, 8 को फैक्टराइज करके हम लाए हैं 2 पर पावर 3, इसका भी पावर 1/3, C1 का मान लो कि 4 फैराड है, 4 फैराड है या 4 माइक्रो फैराड है या 4 पिको फैराड है, जैसा रहेगा वैसा लिखिएगा। तो मान लिया 4 है, तो अब 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू हो जाएगा 4, तो 4 × 2 = 8, माइक्रो है तो माइक्रो, पिको है तो पिको, जैसा रहेगा वैसा आप लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो चलो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए, बट n का मान याद रखना, क्वेश्चन में n का मान जैसा देगा उस आधार पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलो रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच।